नमस्कार। आज हम लेके आए हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। और हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। हम लोग जाने थे रिस्पायरेशन मतलब ये लाइफ प्रोसेसेस का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। और इसमें जो है हम लोग देखे थे कि कैसे फूड से एनर्जी प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम और इसके बारे में हम लोग जानकारी आज देखेंगे इसमें। तो ये जो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब कि हमारे शरीर में, चूँकि हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें ज़रूरी होता है एक सिस्टम, मतलब कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन वहाँ वैसा सरफेस जिस पर ऑक्सीजन का अंदर डिफ्यूज़न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो वो जो जगह है उसको कहते हैं हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन। और वो पूरा मिला के ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स मिला के और एक बनेगा सिस्टम। तो आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर देखें कि ये इसको सबसे पहले कि हम ड्रा करना आसानी से सीखेंगे, कैसे इसको ड्रा करना है। सबसे पहले हमें इसमें जो है नोज बनाना है और चाहे तो हम यहाँ पर इसमें माउथ बना सकते हैं इस तरह से। अब हम लोग देखें इसका मेन पार्ट्स जो है यहाँ हम लोग ड्रा करेंगे। तो ये नेज़ल कैविटी मतलब नाक से होके ये जाएगा और यहाँ पर ओरल कैविटी से होते हुए यहाँ पर ये जो है फेरिंग्स और उसके नीचे आके ये बन जाएगा, यहाँ है ट्रैकिया। और ये दोनों अलग होके मतलब ये विंड पाइप और इस तरह से दोनों तरफ ये ब्रोंकी जाएगा और यहाँ से लंग्स दोनों तरफ से ये जुड़ेगा। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ इसके लिए जगह देना है। ये जो है यहाँ हार्ट का वो जो है स्पेस है। इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं यहाँ पर। और ये बना देना है डायफ्राम। चेस्ट कैविटी हो गया। इधर से भी देखें तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है कवरिंग ये चारों तरफ से होगा। अब ये दो लंग्स हो गया। इस तरह से लंग्स में अब देखेंगे कि यहाँ पर जो आएगा एंट्री जो होगा ब्रोंकी, तो ये छोटा छोटा अब ब्रांच में बट जाएगा। इस तरह से इसमें ब्रांचिंग होगा, बहुत सा ब्रांच होके रीब्रांच ये जो है इस तरह से ट्री बना लेगा। ये जो है इसको रिस्पायरेटरी ट्री भी कहा जाता है। ये रिस्पायरेशन का जो है ये महत्वपूर्ण पार्ट्स यहाँ पर देखेंगे। और इसमें लास्ट होते होते इसमें जो है अंगूर के गुच्छा जैसा बहुत सा एल्वियोलाइज इसमें बन जाएगा। एल्वियोलाई हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। इसमें अलग अलग ब्रांचिंग है। ये सब एल्वियोलाई होगा। इस तरह से पूरा में ब्रांचिंग। अब इसका हम लोग यहाँ पर लेबलिंग कर देते हैं। ये वाला जो सबसे आगे वाला पार्ट है यहाँ पर होगा
ये सबसे पहले नॉस्ट्रिल, और ये इसमें जो एक ये नॉस्ट्रिल जो है वो दो, यहाँ आगे में दो ओपनिंग होगा, मतलब कि वो जो है आगे वाला नाक का जो पोर्शन है ये इस तरह से दो इसमें होगा, इस तरह से ये खुलेगा, और हम लोग देख सकते हैं इस तरह से आँख यहाँ पर है, और इसके बगल में यहाँ पर ये जो ओपनिंग है ये दो ओपनिंग इस तरह से होगा, और बीच में इसमें सेप्टम लगा हुआ होगा, और इस तरह से किया जा सकता है इसको। तो ये यहाँ पर ये हो गया नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल जो है इसमें अंदर जाके अब बीच में दोनों, फिर आगे जाके यहाँ पर दोनों सेम हो एक हो जाएगा। तो ये इसको कहेंगे हम लोग, यहाँ पर नॉस्ट्रिल के बाद जो आगे वाला पार्ट होगा इसको हम लोग नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी कहेंगे। और नेज़ल कैविटी की बात जब करते हैं तब यहाँ पर देखेंगे इसमें कि नेज़ल कैविटी जो है मतलब ये नाक का जो पोर्शन है यहाँ पर, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगा, आगे यहाँ तक दो होगा और फिर बाद में दोनों सेम हो जाएगा। तो इसमें जो है अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर नेज़ल कैविटी में अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि इसमें होगा, यहाँ जो सबसे आगे वाला जो पोर्शन है इसमें कोर्स हेयर होगा, इसमें बाल होगा, और ये जो है फिल्टर का काम करेगा, मतलब कि यहाँ से जो भी हम एयर ले जो है वो पास होगा, तो ये इसमें डस्ट पार्टिकल्स और भी जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है वो सबसे पहले यहाँ इस पर आके रुक जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो है लाइनिंग इसका जो है यहाँ पर उसमें हमेशा बीटिंग एक्शन होगा और वो आगे की ओर बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर इसका जो एपिथेलियल है सेल जो रहेगा वो यहाँ पर ये आगे की ओर इसमें हमेशा बीटिंग एक्शन करते रहेगा, और इसमें यहाँ पर होगा म्यूकस, यहाँ जो है म्यूकस मिलेगा। आप अपने नाक में थोड़ा सा उंगली लगाएंगे तो स्लिपरी सबस्टांस जो मिलता है वो होगा म्यूकस। और उसके बाद इसमें और भी बहुत सा पाया जाता है, म्यूकस के अलावा भी इसमें है, जैसे लाइसोजाइम म्यूकस है और लाइसोजाइम्स पाया जाएगा। और ये लाइसोजाइम का काम है बैक्टीरिया, वायरस जो भी है उन सबों को ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा। फिर इसके अलावा इसमें जो है कंटेंट म्यूकस में ही ये मिलेगा लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन मिलेगा, और यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन भी मिलेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये बताना कोई लगेगा कि ये ज़रूरी नहीं है, ये आगे के क्लास में आप लोग 11th में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि ये जो है हमारे नाक में ये सब मटेरियल्स जब रहेगा तो ये क्या फ़ायदा करता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। मतलब यहाँ से जो एयर है वो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर फिल्टर हो गया, दूसरा है यहाँ डस्ट पार्टिकल्स जाके और यहाँ जो है इसमें चिपक भी जाएगा, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, धीरे धीरे यहाँ से ये जो है नष्ट हो जाएगा और वो आगे की ओर बीटिंग एक्शन होगा, इसमें अंदर जो है वो इस तरह से वो आगे बढ़ते चला जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। और फिर इसमें जो है कंडीशनर का भी ये काम करता है, यहाँ पर जो है वो कंडीशनर का काम करेगा, मतलब इसका जो पोर्शन है उसको भी कहा जाता है कंडीशनर। ये जो है कंडीशनर का काम करेगा। तो यहाँ ये कंडीशनर जो है अगर हम लोग गर्म हवा लेते हैं, मतलब सांस यदि गर्मी के दिनों में ले रहे हैं तो वहाँ पर परेशानी होने लगेगी कि नाक जो है वो सूख जाएगा। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर
और मॉइस्चर उसमें कम होगा तो यहाँ जो है वो उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करके अंदर भेजने का काम करेगा, मतलब इसमें जो है ह्यूमिडिटी बढ़ाने का काम करता है। और जब ठंडा के दिनों में हम लोग अंदर लेते हैं तो ये जो है ठंडा, ज़्यादा ठंडी हवा लेने से नाक में जो है वो अंदर ही सेंसेशन होगा, तो उसको क्या करेगा कि ये थोड़ा सा गर्म करने का काम करेगा। यहाँ मतलब ये जो है कंडीशन आपका जो है मतलब बॉडी टेम्परेचर के आसपास हवा को भी गर्म कर देगा, यहाँ पर कंडीशनर। इसके अलावा इसमें जो है ऑल्फैक्टरी रीजन होगा, और सबसे लास्ट में जो रीजन होता है ये वाला ऑल्फैक्टरी, ये जो है ऑल्फैक्टरी रीजन हम लोग जानते हैं। ये जो है स्मेलिंग, जो भी आदमी जो है वो गंध लेता है तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें अलग खास तरह का सेल है, वो जो है रिसीव करने का काम करेगा, यहाँ गंध को रिसीव करता है। और ये जो गंध रिसीव होगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से, तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो है ऑडर बैड है या स्वीट स्मेल है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर हम लोग का ये नाक में ये सब पोर्शन यहाँ जो है ये इतना दूर से काम करेगा। मतलब हम लोग देखेंगे तो ये सबसे आगे जो है नेज़ल वेस्टिबुलर, फिर उसके बाद कंडीशनर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ऑल्फैक्टरी रीजन होगा। तो यहाँ पर ये जो है ये नाक का यहाँ पर ये हम लोग देखे स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर होगा फेरिंग्स, फेरिंग्स, और इसी तरह से नाक के पास रहेगा, इधर वाला नेजल पासेज के आसपास रहेगा, तब उसको कहेंगे नेजोफेरिंग्स। ये जो है नाक के आसपास वाला पोर्शन रहेगा। अब ये फेरिंग्स के पास ही यहाँ से जो है ये दोनों अलग होगा, मतलब फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग होगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये हम इसको देखेंगे कि ये विंड पाइप, और इसके बगल में होगा पीछे से फूड पाइप। मतलब हम लोग का जो आगे वाला यहाँ पर जो पोर्शन है ये आगे वाला विंड पाइप होगा, और इसके जस्ट पीछे जो है वो होगा फूड पाइप, मतलब एसोफेगस। और इसको कहते हैं यहाँ जो है ये ट्रैकिया, यहाँ पर होगा ट्रैकिया या इसको विंड पाइप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि विंड पाइप में यहाँ पर होगा ये जो फेरिंग्स है उसके नीचे, जब ये विंड पाइप इधर शुरू हो गया तो यहाँ पर एक होगा इसमें वोकल कॉर्ड, मतलब कि यहाँ जो है लैरिंग्स होगा। फेरिंग्स के नीचे जस्ट यहाँ पर नीचे होता है गला के पास, यहाँ जो वाइब्रेट करके और आवाज़ मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसको कहते हैं लैरिंग्स। हम लोगों में लैरिंग्स होता है, और बर्ड्स में एवियंस जिसको कहते हैं उसमें होगा सैरिंग्स, वो उसका वोकल ऑर्गन है। तो हम लोगों का वोकल ऑर्गन क्या है, यहाँ लैरिंग्स, लैरिंग्स हो गया। और यहाँ से जब स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है तो ये सब जो है अब यहाँ पर देखेंगे ये कार्टिलेजनस रिंग होगा। ये जो है यहाँ कार्टिलेजनस रिंग, मतलब कार्टिलेज का ये रिंग होगा जो यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ जो है ब्रोंकी तक ये पहुँचेगा। ये ट्रैकिया जो है वो होगा यहाँ रिंग जैसा, जैसे हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं टच करके, थोड़ा हार्ड होता है और इसको इधर उधर कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा हिला सकते हैं इसको। तो ये जो है एक रिंग दूसरा रिंग पर ये जुड़ा हुआ रहता है, ये विंड पाइप को सिकुड़ने नहीं देता है। ये फ़ायदा है, विंड पाइप जो है कभी जो है ये दब सकता है ऐसे ऐसे करने में, गर्दन इधर उधर करने में, लेकिन ये जो है वो इसको अपनी सही स्थिति में रखने का काम ये करता है। यहाँ पर जो है ये सब कार्टिलेजनस रिंग होगा, ट्रैकियल रिंग इसको कहा जाता है। ये सब जो है कार्टिलेजनस, ये सब जो है ट्रैकियल रिंग होगा। किस चीज़ का, कार्टिलेजिनस होगा, ये कार्टिलेज का होगा। और इसके बाद ये आगे बढ़ेगा यहाँ, तो देखिए ये वाला जो है ये पोर्शन ब्रोंकी, यहाँ पर कहेंगे ब्रोंकी, दोनों जो है सिंगुलर हो गया तो ब्रोंकस, और ये दोनों को कहते हैं ब्रोंकी।
एक हो गया सिंगुलर ब्रोंकस और प्लूरल कहेंगे ब्रोंकी। ब्रोंकी। अब इससे आगे बढ़ेगा ये सब जो है ब्रांचिंग जो है इसमें का, हम इसको हटाते हैं इधर, ये वाला। ये यहाँ जो है ब्रोंकियोल्स, ये जो है ब्रोंकियोल्स हो गया, यहाँ पर रहेगा। और हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, यहाँ लंग्स। सिंगुलर हो गया लंग और प्लूरल हो जाएगा लंग्स। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक जो है ये इसमें इस तरह से करके बीच में यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो चेस्ट कैविटी जो है तो इसमें एक रहेगा, यहाँ से मेम्ब्रेन रहेगा और ये जो है इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल सैक। ये पूरा मिला के कहलाएगा प्लूरल सैक, प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो है मिलके बनेगा ये प्लूरल सैक, पूरा जो है प्लूरल सैक। और इसमें भरा हुआ रहेगा फ्लूइड, भरा हुआ रहेगा इसमें जो लिक्विड भरा हुआ रहेगा इसको जो है प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये हो गया प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल लिक्विड या प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। तो ये प्लूरल फ्लूइड का काम है, ये जो है इसमें जो हम लोग बार बार सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, मतलब कि ब्रीथिंग के समय जो होने वाला इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन को ये रोकने का काम करता है। जैसे हम लोग के पढ़ेंगे उसमें जो है ब्रेन में भी ऐसा ऊपर से लेयर रहता है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर, तो वो ऊपर से जैसे मेनिंजेस कहलाता है, उसमें मेनिंजियल फ्लूइड रहेगा। और उसी तरह से यहाँ भी जो है ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करेगा और ये आसानी से फंक्शन कर सके। ये जो है यहाँ पर इस तरह से बना हुआ रहेगा। और ये जो सबसे नीचे वाला यहाँ पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कहलाएगा, ये जो है डायफ्राम। ये पोर्शन जो है डायफ्राम, ये जो है मस्कुलर वाल है डायफ्राम। और ये जो है सेपरेट करता है इधर चेस्ट कैविटी और इसके नीचे जो होगा एब्डोमिनल कैविटी, इसको ये जो है वो सेपरेट करने का काम भी करता है। और साथ साथ ये मस्कुलर है तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, जिसके चलते इसमें चेस्ट कैविटी का जो है वो वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखें इसमें और छोटा सा ये ब्रोंकी है और ब्रोंकी से फिर देखिए ये सब छोटा छोटा बहुत सा अंगूर के ये जो है गुच्छा जैसा ये पूरा लगेगा देखने में यहाँ पर कि ये अंगूर ग्रेप्स का ये जो है ये बंच दिख रहा है। इस तरह से ये पूरा स्पंजी होगा, ये जो है लंग्स वो स्पंजी होता है। तो यहाँ पर ये जो छोटा छोटा गोल गोल दिख रहा है एयर सैक, इसको कहते हैं एल्वियोलाई। ये सब एल्वियोलाइज हैं। अब यहाँ हम लोग देखें कि ये जो एल्वियोलाई है इसका स्ट्रक्चर, इसको यदि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होगा। एक एयर सैक जो है और इसके चारों ओर मतलब ये थीन मेम्ब्रेन वाला होगा और यहाँ पर इसमें कैपिलरीज होगा। और ये कैपिलरीज जो है ये यहाँ पर वन मेम्ब्रेन थीक मान के चलिए, ये जो है स्ट्रक्चर होगा, इसका जो वाल होगा वो वन मेम्ब्रेन थीक होगा। और यहाँ पर O2 और CO2 दोनों का जो है यहाँ डिफ्यूज़न, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ 21% है तो अंदर डिफ्यूज़न होगा। और यहाँ पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में कंटेंट कम है और अंदर में ज़्यादा है, तो ये भी ये बाहर में आ जाएगा, डिफ्यूज़न होगा और इस तरह से ये बाहर
निकल जाएगा, यहाँ पर ब्रोंकियोल्स के पास आएगा, ब्रोंकियोल्स के बाद फिर ये ट्रैकिया में और ये चला जाएगा बाहर। तो इस तरह से करके ये हमारा जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम ये एक बन गया। अब हम लोग देखें कि इसका फंक्शन क्या है। मतलब कि अब हम लोग जानते हैं कि ब्रीथिंग मतलब रिस्पायरेशन में एक आता है प्रोसेस ब्रीथिंग का। तो ये ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड ब्लोइंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द चेस्ट कैविटी इज टर्म एज ब्रीथिंग। और ये जो है ब्रीथिंग को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो ब्रीथिंग है मतलब कि अंदर की ओर लेना, ये जो है इनहेलेशन। अगर हम लोग हवा को अंदर ले रहे हैं तो ये कहलाएगा इनहेलेशन, और यदि बाहर छोड़ रहे हैं तो वो कहलाएगा एक्सहेलेशन। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मिला के बनेगा ब्रीथिंग। वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन और वन एक्सहेलेशन। तो इस तरह से करके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मिला के एक बना ब्रीथिंग। और लगभग 15 to 18 15 से 18 बार जो है हम लोग का ब्रीथिंग रेट स्वस्थ मनुष्य का, ऐसे जो आदमी मतलब रेस्टिंग पीरियड में है तो वो जो है 15 से 18 उसका होगा ब्रीथिंग रेट पर मिनट जिसको कहते हैं ये जो है। और इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कहीं भी मतलब डर गए हैं या जो भी कुछ है इस तरह से, उस समय ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है और वो जो है ज़्यादा आगे तक हो सकता है। मतलब इसमें 30 तक बढ़ सकता है ब्रीथिंग रेट जो है। वो आदमी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देगा। अब इसमें जो हवा भरी हुई है, अब देखिए यहाँ पर ये चेस्ट कैविटी, ये चारों तरफ से पैक्ड एक कैविटी है, चेस्ट कैविटी इसको कहेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो हो गया ये कैविटी को चेस्ट कैविटी कहेंगे। और ये काम कैसे करता है ब्रीथिंग वाला जो है, तो ये इसमें रिब्स होंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे हम लोग देखे होंगे स्केलेटन सिस्टम वाला, तो ये रिब्स इसमें जो है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होंगे। और 2 रिब्स इधर जो है मतलब ये 10 इधर 10 इधर होगा और 2 फ्री होता है, मतलब उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये सब जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर बीच में स्टर्नम, और इससे इस तरह से करके यहाँ पर होगा। मतलब इसका जो आकार है ये यहाँ से इस तरह से हो जाता है और ये जो है ये सब रिब्स इधर आके मिल जाएगा। और वो भी जो है ये इंटरकोस्टल मसल्स इसमें रहेगा, मतलब एक जो है रिब्स से दूसरा रिब्स को जोड़ने वाला। और ये जो है मसल्स मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, जिसके कारण इसमें जो है चेस्ट कैविटी बढ़ता है घटता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये आखिर होता है कैसे, ब्रीथिंग मैकेनिज्म समझें। ब्रीथिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोग देखें कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं तब क्या होगा। इनहेलेशन में यहाँ पर जो है वो नॉस्ट्रिल से हम लोग लिए, ये जो है ड्राई एयर है या जो भी है, तो यहाँ पर थोड़ा कंडीशनर या फिर फिल्ट्रेशन, फिर इसमें जो भी बैक्टीरिया ये सब है वो सब यहाँ पर आके म्यूकस में चिपक जाएगा। और उसके बाद कंडीशनड एयर जो है यहाँ पर ये आगे बढ़ेगा, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर के आसपास की हवा, और साथ में मॉइस्चर भी थोड़ा सा ये जो है साथ में यहाँ तक पहुँचेगा और ये ट्रैकिया से होते हुए यहाँ पर पहुँचेगा। तो कैसे पहुँचता है ये इसके बारे में हम लोग जाने कि जैसे ही हम लोग सांस लेने लगते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम जैसे ही ऊपर की ओर मतलब सांस अंदर लेते हैं तो थोड़ा सा चेस्ट कैविटी जो है ये बड़ा हो जाता है। तो इसमें वॉल्यूम इसका बढ़ने का कारण क्या है कि इसमें जो है जो इसमें रिब्स हैं वो थोड़ा सा अपवर्ड होगा और आउटवर्ड, मतलब रिब्स जो है इसमें अप एंड आउटवर्ड मूव करेगा। इसका जो रिब्स है हम लोग का ये जो जितना भी है 12 पेयर,
तो ये इसमें ये जो है ऊपर की ओर और बाहर की ओर निकलेगा, तो आउटवर्ड हो गया। और डायफ्राम जो यहाँ पर है वो थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा। तब यहाँ पर ये ऊपर गया, मतलब कि ये जो है थोड़ा सा फैला और ऊपर आया, तो जिसके कारण और डायफ्राम नीचे चला आया, तो ये चेस्ट कैविटी जो है वो तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। और जब वॉल्यूम इसका बड़ा हो गया तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंदर जो है वो बाहर की अपेक्षा, मतलब एटमॉस्फेयर की अपेक्षा यहाँ पर जो है इसका कम जाएगा। मतलब ये जो है प्रेशर, एयर प्रेशर जो है वो इसमें कम रहेगा बाहर की अपेक्षा। तो अब जब हायर यहाँ पर प्रेशर है और लोअर प्रेशर इधर है, तो हवा जो है ये अंदर की ओर आसानी से पहुँच जाएगा और ये इधर पहुँच के यहाँ तक ये चला आएगा। अब यहाँ जब आया तो फिर अब दूसरा प्रोसेस होता है जब एक्सहेलेशन वाला। तो एक्सहेलेशन में क्या होगा, हम लोग जो है वो रिब्स, मतलब रिबकेज जो है वो फिर सिकुड़ना शुरू हो जाए, तो रिब्स को हम लोग इनवर्ड करेंगे और ये डाउन होता है। रिब्स जो है मूव डाउन एंड इनवर्ड, ये पोजीशन होगा। मतलब कि उसका जो मसल्स है वो सब आ जाएगा अपने सही पोजीशन में, मतलब रिलैक्स हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाएगा। तो डायफ्राम ऊपर चला गया और बाकी इधर वाला सब थोड़ा सा नज़दीक आ गया, तो वॉल्यूम यहाँ जो है वो घट जाएगा। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम यहाँ अब ये जो है यहाँ कम गया। तो जब वॉल्यूम यहाँ कम गया तो वो जो है अब यहाँ प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, हायर प्रेशर, और बाहर में एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है इसके कंपैरिजन में लोअर हो गया। अंदर में हायर, बाहर में लोअर। तब क्या होगा, आसानी से ये हवा जो है ये बाहर निकल जाएगी। अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये इस तरह से चली जाएगी हवा। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मतलब ब्रीथिंग मैकेनिज्म हम लोग समझ रहे थे। अब हम लोग देखें कि ये क्या होता है यहाँ एल्वियोलाई में। तो यहाँ एल्वियोलाई में जैसे ही हम लोग मतलब हवा जब इंटर करती है इसमें सारे गैसेस का मिक्सचर होगा। मतलब ये जो है एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर जो है वो 78% नाइट्रोजन, 28% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब होगा इसमें। लेकिन यहाँ पर हमको ज़रूरत है ऑक्सीजन, और ये जो है 21% ऑक्सीजन यहाँ पर है। और इधर ये ब्लड कैपिलरीज है, इसमें ऑक्सीजन का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन इधर हो गया और लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है। और ये बहुत ही पतला मेम्ब्रेन है, ये थीन मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें चला जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में ये ऑक्सीजन चला जाएगा। अब ब्लड कैपिलरीज में जब ऑक्सीजन चला गया तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आरबीसी पर रहने वाला, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसूल्स या रेड ब्लड सेल कहते हैं। मतलब ये ब्लड का 3 टाइप ऑफ इसमें रहेगा कंपोनेंट्स में, ये 3 टाइप्स ऑफ सेल होता है। हम लोग जानते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट्स। तो ये जो है, तो ये प्लेटलेट्स आरबीसी, तो यहाँ पर हम लोग को ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं, हम लोग को आरबीसी का काम है। तो इसमें जो है आरबीसी होता है कैसा, इसका जो स्ट्रक्चर है बाई कनकेव होगा, मतलब दोनों तरफ से पिचका हुआ होगा। और तो ये जो है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा सा अंदर से पिचका हुआ, और ये जो है गोल होगा। तो इस पर आरबीसी पर होगा हेमोग्लोबिन, और ये हेमोग्लोबिन जो है वो रहेगा आयरन का ऑक्साइड, जिसके कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। और यहाँ हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जुड़ के और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेगा। ये जो है हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना लेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन ये बनाएगा।
और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके यहाँ से चलेगा और ये ऑक्सीजन जो है वो जाएगा कहाँ, हीमोग्लोबिन लेके उसको पहुँचा देगा टिश्यू के पास पहुँचा देगा। फ्लूइड में ये है और वो जो है वो पहुँचा देगा टिश्यू में और टिश्यू वहाँ से अभी सेल को ये मिल जाएगा और जितना भी सेल है वहाँ पर वो रिस्पायरेशन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, कल हम लोग पिछले वाला देखे थे लेक्चर में कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होगा और रिस्पायरेशन के बाद एनर्जी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसमें जो है वो बनेगा बाई प्रोडक्ट, वो बाहर निकलेगा और फिर यहाँ पर इसमें जो है वो पहुँच जाएगा और ये ब्लड लेके इसको कार्बन डाइऑक्साइड को पहुँचेगा और यहाँ एल्वियोलाई में ये जो है ये इसका वाल है एल्वियोलाई का, वाल ऑफ एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई का जो दीवार है और ये कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरी होगा, यहाँ पर बहुत सा ब्लड कैपिलरीज इसमें रहेगा चारों तरफ से इसको घेरे हुए। तो ये जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुँचा, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और ये साथ में यहाँ मतलब इसमें हो जाएगा 4.6%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलते समय 4.6% हो जाएगा और ये जब निकलेगा इधर से और ऑक्सीजन देखिए यहाँ ये जो है 14, यहाँ जो है इसमें हो जाएगा 16.4%। ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों बाहर निकल जाएगा। मतलब इनहेल्ड एयर में यदि देखते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज हम लोग कुछ इसमें मिट गया, आप लोग पहले वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये दोनों में हम लोग देख लेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज। ये जो है इनहेलेशन में एक्सहेल्ड एयर भी इसको कहते हैं। तो ये जो है एक्सहेल्ड एयर में जाएगा 21% और 0.03% और जब ये आएगा तो यहाँ पर 16.4% और ये 4.6% ये होगा। तो इस तरह से इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ये कितना का अंतर हो जाता है। मतलब ये एब्जॉर्ब हो गया, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलता है और पूरा ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ही मात्रा जो है ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसमें कि ये जो है परसेंटेज ऑक्सीजन का। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखें टाइडल वॉल्यूम यहाँ और रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब कि इसमें जो हवा जो भरती है, मतलब रिस्पायरेशन के समय, मतलब ये एक इनहेलेशन के समय जो हवा जितना हम लोग खींचते हैं अंदर वो और बाहर छोड़ते हैं, मतलब इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जितना होता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और इसी तरह से अमाउंट जो है वो बीच में अंदर बचा हुआ रह जाता है। मतलब हम लोग पूरा खाली नहीं कर सकते हैं, लंग्स को पूरा जो है हवा से खाली नहीं किया जा सकता है और नहीं पूरा भरा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो बीच में थोड़ा सा, मतलब हम लोग जो सांस छोड़ते हैं एक्सहेल्ड एयर वो जो आएगा वो, और फिर इनहेल्ड एयर, मतलब जो है बस उतना ही होते रहेगा और बीच में रेसिडुअल एयर जो है वो बचा हुआ रह जाएगा। और वही काम आता है कि जब हम लोग इन सब कभी कभी ऐसा होता है सांस छोड़े
और थोड़ा देर के लिए रुक गए, तो वो उसमें जो रहेगा बचा हुआ वो तब तक ऑक्सीजन का सप्लाई करते रहेगा। और यदि पूरा पूरा हवा निकाल दिया जाए, मतलब कि वो उसमें जो है वैक्यूम क्रिएटेड हो जाएगा और वो कोलैप्स भी कर सकता है, लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा अचानक, तो वो भी ठीक नहीं है। वो जो है रेसिडुअल वॉल्यूम, तभी तो देखे होंगे कि और वो हवा बाहर थोड़ा सा निकालना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए योगासन, रामदेव बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि योगासन करना चाहिए, उसमें अनुलोम विलोम कपालभाति ये सब अलग अलग। तो हम लोग बार बार हवा अगर निकालते हैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी यदि हवा निकालते हैं, ज़ोर से हवा निकालते हैं, तो ये नाक बंद करके दूसरा नाक से हवा लेके ऐसे करके वो सब जो करवाते हैं, वो करने से फ़ायदा क्या होता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अंदर मिलेगा। नहीं तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम रहेगा और वो ठीक ढंग से हम लोग जो है ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर पाएंगे और नहीं वो पहुंच पाएगा हर जगह। अगर किसी आदमी के पैर में दर्द हमेशा रहता हो, पीछे मसल्स में ये सब में, तो मान के चलिए कि वो जो है ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर ऐसे ही कम उम्र के बच्चे हैं और उनको ज़्यादा हो रहा है, या कभी देखे होंगे बड़े लोग भी करते हैं, तो वो कपालभाति अनुलोम विलोम से वो ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। और वही धीरे धीरे करते करते जो है बहुत सा सेल को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग वो नहीं कर पाता है। तो ये सब में योग अभ्यास काम आता है। और यदि 5-10 मिनट ऐसा किया जाए डेली, तो वो जो है वो उतना जो है अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बाहर निकल के और उसमें जो है ऑक्सीजन का सप्लाई थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो वो फ़ायदा मिलेगा। अब एक बात और है कि बहुत से लोग देखे होंगे कि कहीं जाते हैं और सफोकेशन फील करते हैं, तो उनको बेचैनी बढ़ जाती है, ये सब जो है। और कहीं पर ऐसा होता है कि बंद कमरा में वो यदि सोए हैं तो बेहोशी या फिर डेथ भी संभव है। तो ऐसा बहुत बार आए दिन समाचार में आते रहता है ठंड के दिनों में कि चारों तरफ से कमरा बंद कर लिए और अंदर जो है हीटर जला दिए और अंगीठी जला के, मतलब लकड़ी ये सब जो है उसको जला के, गैस हीटर जो भी है वो सब जला के चारों तरफ से पैक करके और वो सो जाते हैं। उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो आसपास का जो ऑक्सीजन है धीरे धीरे वो हीटर से या जो भी है लकड़ी ये सब तो वहाँ पर कमते जाएगा। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में यदि कंबस्चन होता है तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो घातक होगा। यहाँ पर अगर इनहेल कर लिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये हेमोग्लोबिन के साथ मिलके ये जो है मोनोऑक्साइड वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है और वो जो है वो कभी उस पर से अब हटेगा नहीं। मतलब कि हेमोग्लोबिन जो है वो उसको पहुंचा देता है, पहुंचाने के बाद वहाँ से फिर वो जो है वो छोड़ के और फिर हेमोग्लोबिन में बदल गया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन और डीऑक्सी बन गया हेमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा तो वो जो है उस पर से हटेगा नहीं और वो हमेशा के लिए उस पर वो जो है बंधा हुआ रह जाएगा और ऑक्सीजन का जो है सप्लाई रुक जाएगा या कम हो जाएगा, धीरे धीरे आदमी बेहोश होना शुरू हो जाएगा और लास्ट स्टेज में आके उसका डेथ भी संभव है। तो यहाँ पर चूँकि ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कलर ये जो है ऑर्डरलेस गैस है और इसमें न कोई गंध होगा और कलरलेस भी है, इसमें कोई रंग भी नहीं होगा, तो पहचान नहीं पाता है आदमी और थोड़ा सा ही सांस लेने में वो जो है आदमी बेचैन हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा और वो जो है वहाँ से भाग नहीं पाएगा। इस तरह से करके ये जो है तो हम लोगों को हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लंग्स को ठीक रखने के लिए ये जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ज़्यादा डस्ट लेडन जहाँ पर जगह है, एयर है, वो वहाँ पर न जाएं, कम जाएं, या अगर अब वहाँ पर जाना ही है तो मास्क लगा लें और
जैसे अभी तो सब लोग सीख गए हैं कि मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, वो तो अलग बात है एक वायरस से बचने के लिए, लेकिन धूल से भी बचने के लिए हमको ज़रूरी होता है ज़्यादा डस्ट वाला जगह में नहीं रहना चाहिए। और स्मोकिंग से बचना चाहिए, या स्मोक कर रहा है वो आदमी उसके अगल बगल भी नहीं रहना चाहिए। उसके पास में यदि रहिएगा तो वो जो है सेकेंडरी स्मोकिंग, प्राइमरी स्मोकिंग से सेकेंडरी स्मोकिंग ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और वो धीरे धीरे हमारे लंग्स में जाके और जमा होने लगता है। उसमें से तार, मतलब कोल तार जैसा मटेरियल्स जमा होने लगेगा। और जैसे देखे होंगे बहुत से लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या और भी गांजा या जो भी, तो वो जो है वहाँ पर इनसफिशिएंट अमाउंट में जो है वो वहाँ कंबस्चन होता है। क्योंकि वो सिगरेट धला रहे हैं तो ऊपर से खींचेंगे उसको, या तो वो जो है वहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलेगा, और वैसा कंबस्चन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा लंग्स में जाएगा और पूरे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो अभी हम बता चुके। और वो लोग नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड लेते रहते हैं और साथ साथ उसमें तार भी अंदर जाता है। जैसे देखे होंगे फिल्टर लगा हुआ रहता है उसमें सिगरेट के, या जो गांजा पीते हैं वो लोग कपड़ा लगा के, तो उनका पूरा गंदा हो जाएगा और वो काला काला हो जाता है। वो जो है काला काला वाला वो तार है। और जैसे कि अगर कोल का होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो उसमें पानी में जाके जमा हो जाता है कोल तार, वैसे ही ये भी जो है वो हमारे लंग्स में जाके धीरे धीरे जमा हो जाएगा, और वो अलग अलग बीमारी का कारक भी हो सकता है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है, और साथ साथ इफिशियंसी को वो जो है घटाने का काम करता है। वो मतलब रिस्पायरेशन में जितना अंदर ऑक्सीजन जाना चाहिए वो सब का इफ़िशियंसी जो है वो कम कर देता है, और जिसके कारण धीरे 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 उस आदमी का जो है वर्किंग कैपेसिटी घटना शुरू हो जाता है। और बहुत से लोगों को देखे होंगे कि पीछे पैर में उनका जो है वेन्स बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो जाता है, उनका आर्टरीज मोटा हो जाता है। तो वो सब भी जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं उनमें ऐसा हो जाता है। मतलब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जब मिलेगा तो वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा पंपिंग करना शुरू कर देता है। हमारा ब्लड वेजल्स जो है वो हार्ट वाला काम वो खुद करना शुरू कर देता है। कम उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ज़्यादा अंदर पंपिंग करना शुरू कर देता है, और उस तरह से वो एडप्ट हो जाता है वहाँ, जिसके कारण उनका जो है ब्लड वेजल्स देखेंगे कि थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, बाद में उनको दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को बचना चाहिए। अब एक और बात आती है सामने कि ये जो है रिस्पायरेशन नेज़ल थ्रू नेज़ल पासेज वर्सेस माउथ, ये जो है नोज से हम लोग मतलब नाक से सांस लें और माउथ से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पर नाक में बताए थे कि इसमें छोटा छोटा बाल होता है, वो फिल्टर का काम करेगा। यहाँ बैक्टीरिया वायरस को पहले मारने के लिए मौजूद रहेगा म्यूकस। तो ये सब मिलके और वो जो है कंडीशनर होगा जो हवा का जो है वो कंटेंट को ठीक करने का काम करेगा, टेम्परेचर को ठीक करने का काम करेगा। लेकिन हमारे माउथ में ये सब कुछ नहीं है, ये सिस्टम नहीं है माउथ में। अगर माउथ से हम लोग सांस लेते हैं तो ये यहाँ पर क्या होगा, बिना फिल्टर किए हुए, बिना जो है बैक्टीरिया वायरस को मारे हुए ये हमारे लंग्स तक पहुँचाने का काम करेगा। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ये जो है बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो हम लोग इस तरह से देखें आज रिस्पायरेशन, यहाँ जो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम लोग आगे लाइफ प्रोसेसेस का और भी जो है इसेंशियल प्रोसेस उसको लेके आएंगे। इसमें जो है अभी हम लोग को और पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें है ट्रांसपोर्टेशन ये होता है, फिर एक्सक्रेशन पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग और नए चैप्टर मतलब नए टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।